हेलो नमस्कार। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में जो बजट की घोषणा हुई है 1 फरवरी को। पहले लगभग ये 28-29 फरवरी को होती थी, लेकिन 2017 से ये परंपरा चेंज हो गई है कि अब जो बजट आता है वो लगभग 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कब? 1 फरवरी को पेश किया जाता है। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो हमें पता होने चाहिए। बात करें बजट की, तो ये बजट की अवधारणा है वो कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से ली गई थी। कहाँ से? इंग्लैंड से ली गई थी। वित्तीय विवरण की जो अवधारणा है ये भी कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से ली गई थी। वित्तीय वर्ष यानी 1 साल का जो भी लेखा जोखा होता है वो किस में शामिल करते हैं? वित्तीय वर्ष के अंदर शामिल करते हैं। बात करें बजट की, तो बजट शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है। क्या है? बजट शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है। से बुजेटा बोलते हैं, यानी चमड़े का थैला। क्या बोलेंगे? चमड़े का थैला। अब अपन बात कर लेते हैं कि बजट है वो कब पेश किया गया, किसके द्वारा पेश किया गया। सर्वाधिक बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया भारत के अंदर, के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात करें बजट की, तो सबसे पहले बजट की घोषणा है वो किसने की थी? यानी जो ब्रिटिश सरकार थी पहले का, भारत के अंदर ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, तो ब्रिटिश के द्वारा यह अवधारणा लाई गई। कौन सी? बजट की। 1860 के अंदर कहां से ली गई थी यह अवधारणा? इंग्लैंड से ली गई थी। उसके बाद में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद यहाँ पे स्थापित हुआ, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद 1860 के अंदर स्थापित हुआ, उसमें जो बजट पेश करने वाले थे वो जेम्स किल्सन थे। कौन से? जेम्स किल्सन के द्वारा सर्वप्रथम बजट पेश किया गया था। बात करें आजाद भारत की, यानी जब भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर, उस समय सबसे पहले बजट किसने पेश किया? तो उसमें हमारे जो वित्त मंत्री थे षणमुख सेठी, उन्होंने बजट पेश किया था। किसने? षणमुख सेठी जी के द्वारा आजाद भारत का बजट पेश किया गया। उसके बाद में भारत क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र घोषित हुआ। उस टाइम बजट पेश किसने किया? तो उस टाइम हमारे जो वित्त मंत्री थे जॉन मथई। कौन? जॉन मथई, जिन्होंने 1950 के अंदर बजट पेश किया था। उसके बाद बात करें सर्वाधिक बार की, यानी आज तक सबसे ज्यादा बजट पेश किसने किया है? तो आज तक का सबसे ज्यादा बजट पेश करना किसके नाम है? मोरारजी देसाई, जिन्होंने अपने काल के अंदर 10 बार बजट पेश किया था। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। उसके बाद में बात करें महिला की, तो सबसे पहले महिला बजट पेश करने वाली कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उस टाइम वित्त मंत्रालय उनके पास था, तो उन्होंने बजट क्या किया था? पेश किया था। बात करें यानी स्वतंत्र प्रभार संभालने वाली, कौन? निर्मला सीतारमण जी, जो 2017 से बजट पेश करती आ रही हैं। तो अब तक कितनी बार बजट पेश कर दिया निर्मला सीतारमण ने? तो 6 बार बजट पेश कर दिया। बात करें 2019 के अंदर सर्वाधिक लंबा बजट पेश किया था, लगभग 2 घंटे 40 मिनट का। तो सर्वाधिक लंबे समय तक बजट पेश करने वाले रिकॉर्ड भी किसके नाम है? निर्मला सीतारमण जी के नाम है। कल जो बजट पेश किया गया है, अंतरिम बजट को बोलते हैं, वो लगभग 58 मिनट का बजट था। अंतरिम बजट का मतलब क्या होता है? अंतरिम बजट, अंतरिम बजट अंतरिम बजट। बात करें अंतरिम बजट की, तो इसके अंदर नई घोषणाएं नहीं होती। क्या? इसके अंदर नई घोषणाएं नहीं होती। जो पुरानी योजनाएं चल रही है उसका बखान किया जाता है, उसके उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है। इसमें अंतरिम बजट में अंतरिम बजट है
वो कब पेश किया जाता है, यानी हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं एमपी के, तो एमपी के चुनाव होने वाले उसमें यानी पूर्ण बजट तो आ नहीं सकता, तो कौन सा बजट पेश किया है, अंतरिम बजट। इसके द्वारा जो भी उपलब्धि पीछे गवर्नमेंट ने देश को दी है उसके बारे में जिक्र किया गया है किसके अंदर, अंतरिम बजट के अंदर। तो अंतरिम बजट में क्या नहीं होती, नई घोषणाएं नहीं होती, नई घोषणाएं नहीं होती, नहीं होती, पुरानी उपलब्धियों का जिक्र किया जाता है, पुरानी उपलब्धियों का जिक्र किया जाता है, चर्चा की जाती है। अब बात करें कि हाल ही में जो निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट पेश किया है वो लगभग कितने मिनट का था, 58 मिनट का। इसमें क्या क्या उपलब्धि पीछे की 5 साल में सरकार ने पूरी की है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतरिम बजट 2024-25, यानी संक्षिप्त छोटा सा बजट है। वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, बजट का थीम क्या है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस मूल मंत्र के साथ, क्या, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ बजट पेश किया है। इनका कहना है कि 2047 तक हम विकसित भारत की स्थापना कर लेंगे। क्या, 2047 तक हम विकसित भारत की स्थापना कर लेंगे, इनका कहना है, गवर्नमेंट का कहना है। इस बजट की थीम क्या है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ और सबका विश्वास, ये इसकी थीम है। संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में आज अंतरिम बजट 2024-25 पेश हुआ। बजट के बाद में क्या होती है, जैसे ही बजट पेश किया जाता है उसके बाद में क्या होती है, बहस होती है। बहस के बाद में यानी इनके जो प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति इस पे मोहर मारता है तब बजट क्या माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। उसके बाद में सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय में 4 प्रमुख वर्ग को ध्यान में रखकर यह अंतरिम बजट पेश किया गया है। कौन कौन, गरीबी, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान। किस किस को ध्यान में रखकर, 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, किसान, गरीब, महिलाएं और युवाओं को ध्यान में रखकर किसानों के ऊपर उठने पर प्रधानमंत्री का फोकस है कि हम किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों को किस प्रकार है वो यानी इसका उत्थान किया जाए। यह किसका फोकस है, हमारे प्रधानमंत्री जी का। गरीब कल्याण देश का कल्याण क्या है, 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन से, यह ध्यान में रखना, गरीब, महिलाएं, युवा और किसानों की चर्चा की गई है। गरीब कल्याण देश का कल्याण। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट में कि गरीब कल्याण देश का कल्याण में पिछले 10 वर्षों ने सरकार ने यानी कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, तो लगभग 25 करोड़। यह सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि हमने 25 करोड़ गरीबों को क्या किया है, यानी गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, बाहर निकालने में मदद की है, यानी उसका बहुआयामी विकास शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, यानी उसका क्या किया गया है, यानी चारों तरफ से उनका विकास किया गया है। ये किसका कहना है, सरकार का कहना है कि हमने पिछले 10 साल के अंदर यानी 25 करोड़ गरीबों का बहुआयामी स्तर से क्या की है, मदद की है। ये किसका कहना है, प्रधानमंत्री जी का कहना है। उसके बाद में
पीएम जन धन खाते के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष स्थानांतरण। डायरेक्ट डीबीटी यानी प्रत्यक्ष स्थानांतरण कितने का? 34 लाख का। इसमें सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अगला पॉइंट, पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख लोगों को क्या दिया गया है, यानी ऋण दिया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसके बाद में पीएम जन धन योजना के तहत जो कमजोर आदिवासी समूह है उसके विकास पर जोर दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायियों से जुड़े कारोबार एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद दी गई है। यह किसका कहना है? पीएम साहब का। उसके बाद में अन्नदाता का कल्याण, वो किसका कल्याण था? वो गरीबों का कल्याण था। उसके बाद में अन्नदाता का कल्याण। अब अन्नदाता का कल्याण किस प्रकार किया गया है सरकार के द्वारा? तो पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी वो 2-2 हजार वाली किस्तें, कितनी? 3 किस्त साल में कितने हजार रुपए दिए जाते हैं? 2-2 यानी 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कौन सी योजना के तहत? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितना, यानी 2-2 हजार की कितनी किस्त दी जाती है? 3 किस्तें दी जाती है। उसके बाद में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध करवाई है। ये किसका कहना है? गवर्नमेंट का कहना है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को ई नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए की क्या की है? खरीद फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों की सेवा उपलब्ध करवाई गई है हमारे द्वारा। ये किसका कहना है? गवर्नमेंट का। निर्मला सीतारमण जी रमन जी ने जो अंतरिम बजट पेश किया है के अंतर्गत यह बात कही है। उसके बाद में नारी शक्ति पर जोर, यानी 4 वर्गों पर मुख्यतः जोर दिया गया है। कौन कौन सी? गरीबों पे, अन्नदाताओं यानी किसानों पे, नारी पे और युवाओं पे। उसके बाद में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया है, यानी महिलाओं को सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए कामकाज में, उसके लिए कितना? 30 करोड़ का ऋण दिया गया है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ाया गया है, यानी पहले जो शिक्षा का स्तर कम था उसको बढ़ाकर कितना किया गया है? 28%। के बाद में स्टेट पाठ्यक्रम में छात्राओं और महिलाओं को 43% नामांकन, तो दुनिया में सबसे अधिक है। स्टेट पाठ्यक्रम में छात्राओं और महिलाओं का नामांकन कितना परसेंट है? 43% है। सॉरी यानी दुनिया में सबसे अधिक। उसके बाद में पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। तो पीएम आवास योजनाएं चलती है, उसमें 70% मकान है वो किसको आवंटित किए गए हैं? महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। महिलाओं का उत्थान करने के लिए 43% नामांकन बढ़ाया गया है, जो विश्व के अंदर सर्वाधिक नामांकन है। उसके बाद में पीएम आवास योजना, ग्रामीणों में जो पीएम आवास योजना चलती है उसमें कोविड संबंधी चुनौती के बावजूद पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्दी ही हासिल किया जाएगा। तो कोविड के तहत जो भी चुनौतियां आई उसको मद्देनजर रखते हुए यानी 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्दी हासिल करने का ये टारगेट पूरा किया। अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया गया, यानी आने वाले 5 वर्षों में कितना? 2 करोड़ रुपए। उसके बाद में छत पर सौर प्रणाली लगाना, रूफटॉप सोलराइजेशन, यानी रूफटॉप सोलराइजेशन का मतलब है यानी छतों पर जो सोलर लगाए जाते हैं इसके द्वारा क्या मिलती है? बिजली मिलती है। बात करें छत पर सौर प्रणाली लगाने में 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। 1 करोड़ परिवार है वो हर महीने कितनी यूनिट? 300 यूनिट तक निःशुल्क क्या प्राप्त कर सकेंगे? यानी रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत 300 यूनिट है वो फ्री प्राप्त करेंगे। हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान है। इसके तहत कितना? यानी 15 से लेकर 18,000 तक का क्या है? फायदा होगा किसको? किसानों को। के बाद में आयुष्मान भारत योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में
सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत में किस किस को शामिल किया गया है, आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में 38 लाख किसान लाभान्वित होंगे। कितने किसान? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसमें 38 लाख किसान है वो क्या होंगे, लाभान्वित होंगे और रोजगार के 10 लाख अवसर का सृजन होगा। इसके तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितने रोजगार का अवसर मिलेगा, यानी 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के उपचारीकरण से 2.4 लाख स्व सहायता समूह SHG और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। उसके बाद में आर्थिक उन्नति में रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में इस कोष में दीर्घकालीन वित्त पोषण, पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। रक्षा उद्देश्य के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी की मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। कौन सी योजना के तहत? आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास के तहत। उसके बाद में बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1% से बढ़ाकर कितना किया गया है, यानी 11,11,111। आंकड़ा देखो, ये याद रखना, पूछा जा सकता है कि बुनियादी ढांचे में व्यय है वो कितने से कितना बढ़ाया है, तो 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना परसेंट है? 3.4% है। तो आपको पूछा जा सकता है कि बुनियादी विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1% से बढ़ाकर 11,11,111 किया गया है, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 3.4% है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए PM गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों कार्यक्रमों की पहचान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर बनाने के लिए, यानी जो 3 आर्थिक गलियारे हैं PM गति शक्ति योजना के तहत, उनका जिक्र किया गया है। तो पहला ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, कौन सा? ऊर्जा सीमेंट एवं खनिज गलियारा। नंबर 2 पतन संपर्कता गलियारा। नंबर 3 अधिक यातायात वाला गलियारा। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानक के अनुरूप बदला जाएगा। वंदे भारत जो अभी हाल ही में जो ट्रेन जारी की है वंदे भारत, उसके तहत। विमानन क्षेत्र, देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दोगुनी। 517 नई हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनका गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। देश की विमानन कंपनियों में 1000 से अधिक नए विमान के लिए ऑर्डर दिया गया है। हरित ऊर्जा, बात करें हरित ऊर्जा की तो वर्ष 2030 तक 1000 मेट्रिक टन कोयले और गैसीकरण तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और घरेलू परियोजना के लिए पाइप नेचुरल गैस PNG में कंप्रेस्ड बायोगैस के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण के अनिवार्य किया जाएगा। किसके तहत? हरित ऊर्जा के तहत। के बाद में पर्यटन क्षेत्र, राज्य को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, वैश्विक पैमाने पर ब्रीडिंग और मार्केटिंग करने के लिए कौन सी योजना शुरू पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत? उसके बाद में पर्यटन केंद्रों को सुविधा दी गई है। उसकी सुविधा में गुणवत्ता में क्या हो? सुधार हो, फ्रेमवर्क में सुधार हो, मैचिंग दीर्घकालीन उसको क्या दिया जाए? ऋण दिया जाए। कौन सी क्षेत्र में? पर्यटन क्षेत्र में। उसके बाद में निवेश, बात करें निवेश की, 2014 से 2023 के दौरान FDI का अंतर्गुणा 596 अरब डॉलर, 2005-14 के दौरान कितना था? FDI अप्रवाह के मुकाबले कितना हुआ है? 2 गुना हुआ है। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार, यानी राज्यों में क्या क्या सुधार करना है विकसित भारत के तहत? तो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पड़ावों में जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
यानी 50 वर्ष तक क्या ले सकता है, निःशुल्क यानी ब्याज रहित क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है, कौन, राज्य सरकारें। तो संशोधित अनुमान 2023-24 में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान है वो 27.56 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें कर प्राप्ति कितनी है 23.24। संशोधित प्राप्तियां है वो कितनी है 27.56 लाख करोड़, और कर प्राप्ति है वो कितनी है 23.34 लाख करोड़ है। उसके बाद में बात करें कुल व्यय की, तो 44.90 लाख करोड़ रुपए क्या है कुल व्यय है। उसके बाद में 30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान में अधिक रहने की उम्मीद है। उसके बाद में 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना है 5.8% है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बजट अनुमान 2024-25 में उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 3.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो पूछा जा सकता है यानी 2024-25 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय कितना रहने का अनुमान है, तो कुल प्राप्तियां है वो 30.80 लाख करोड़ रुपया और कुल व्यय है वो 47.66 लाख रुपए रहने का क्या है अनुमान है। उसके बाद में राज्य के जो पूंजीगत व्यय है उसमें 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हर वर्ष क्या होगी जारी होगी। वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है 5.1% रहने का क्या है अनुमान है। उसके बाद में 2024 के दौरान डेट सिक्योरिटी के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी कितनी है 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख रुपए रहने का क्या है अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद बात करें वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूद दरों का बरकरार रखने का प्रस्ताव किया है, यह इतना ध्यान में नहीं रखना, अब अपने को ध्यान में रखना है